नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट स्कैरी विकेड और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी डर, रहस्य और खौफ से भरपूर होती है। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जो भारत पाकिस्तान सीमा पर एक भूतिया ढाबे के खौफनाक अनुभव का सामना करता है। इस रात का सच उसे इस कदर डराएगा कि आप भी उसकी जगह होते हुए सोचेंगे, क्या होता अगर मैं वहां होता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ट्रक ड्राइवर का सबसे खौफनाक अनुभव। ये कहानी मैं रमेश यादव खुद सुना रहा हूं और ये कोई आम किस्सा नहीं है। ये मेरा सबसे डरावना, सबसे झकझोर देने वाला अनुभव है जो मैंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास झेला। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, पिछले 18 सालों से सड़कों की धूल निगल रहा हूं, पर जो कुछ उस रात हुआ आज भी सोचता हूं तो रूह कांप जाती है। वो जनवरी की कड़कड़ाती ठंड थी, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और मैं अमृतसर से चला था एक लोड लेकर बीकानेर की तरफ। रास्ता लंबा था, लेकिन मैं आदतन रात में ही ट्रक चलाता हूं। कम ट्रैफिक, ठंडी हवा और रेडियो पर पुराने गाने। मगर उस रात रेडियो भी अजीब सी खामोशी ओढ़े बैठा था। एक अजीब सा सन्नाटा साथ चल रहा था। करीब रात के 1 बज रहे होंगे जब मुझे नींद सी आने लगी। मैं जानता हूं नींद में ट्रक चलाना खतरे से खाली नहीं, तो मैंने सोचा कहीं ढाबा दिखे तो रुक जाऊं। तभी दूर कोहरे में एक हल्की सी रोशनी दिखी, लकड़ी की छत, पुराने पीले बल्ब और एक बोर्ड जिस पर लिखा था शांति ढाबा, गरम चाय और खाना उपलब्ध है। मैंने ट्रक रोक दिया, उतर कर देखा तो अजीब बात यह थी कि ढाबा बिल्कुल सुनसान था। न कोई गाड़ी, न कोई आदमी। पराग जल रही थी और चाय की केतली से भाप निकल रही थी। लगा कोई अंदर होगा। ओ भैया, मैंने आवाज दी। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, लंबी सफेद दाढ़ी, पगड़ी और आंखें, जैसे कोई सदी पुरानी थकान लिए हुए। उसने बिना कुछ कहे इशारे से बैठने को कहा। मैं बैठ गया। उसने मेरे सामने चाय रख दी। कहां जा रहे हो? उसकी आवाज बांसी और गूंजती हुई थी। बीकानेर बॉर्डर के पास एक डिलीवरी है। उसने सिर हिलाया और फिर धीरे से बोला, रास्ते में एक पुराना पुल आएगा, उसके बाद मत रुकना। जो भी हो जाए आगे बढ़ते रहना। मैं थोड़ा चौंका। क्यों बाबा, क्या हुआ वहां? वो कुछ देर चुप रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, जो रुकता है लौट कर नहीं जाता। मुझे उसकी बात हंसी जैसी लगी। शायद उसकी उम्र का असर या फिर कोई पुरानी कहानियां होंगी, लेकिन फिर भी मैं सतर्क हो गया। चाय खत्म की, पैसे देने लगा तो उसने हाथ पकड़ लिया। पैसे मत दो बेटा, बस मेरी बात याद रखना। मैं बिना कुछ कहे ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। लेकिन तभी कुछ अजीब सा हुआ। आगे करीब आधे घंटे बाद कोहरा और गहरा हो गया। इतनी धुंध कि ट्रक की हेडलाइट भी बस कुछ फीट तक दिखा पा रही थी। और फिर वो पुल आया, ठीक वैसा ही जैसा बाबा ने बताया था, पुराना, टूटा फूटा और नहर के ऊपर बना हुआ। मैंने गियर कम किया और धीरे धीरे पुल पर चढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी और ट्रक के हॉर्न की आवाज आई, तेज, लगातार, जैसे कोई दौड़ता हुआ आ रहा हो। मैं साइड देने लगा तो देखा पीछे कुछ भी नहीं था। फिर अचानक ट्रक का इंजन खुद बंद हो गया। ट्रक वहीं पुल के बीच में रुक गया। मैंने कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। अजीब बात यह थी कि मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया था। तभी पीछे ट्रक का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। दरवाजा फिर खटखटाया गया, इस बार जोर से। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। फिर एक और आवाज आई, इस बार बहुत पास से। खोलो, बहुत ठंड है, मुझे अंदर आना है। लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर गया, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मगर वो रोना, वो मासूमियत नकली सी लग रही थी। मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, बस आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ने लगा। तभी ट्रक के चारों तरफ किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई मेरे ट्रक का चक्कर काट रहा हो, नंगे पैर, धीरे धीरे। फिर किसी ने मेरी खिड़की पर दस्तक दी। रमेश, मुझे पहचानो। मैंने झट से आंखें खोली। कोई चेहरा था, लेकिन इंसानी नहीं। वो मेरी मां जैसा लग रहा था, मगर उसकी आंखें खून से भरी थीं।
मैं जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं ट्रक के अंदर था और सूरज निकल चुका था। इंजन चालू था, मोबाइल में नेटवर्क था, लेकिन जब मैंने पीछे जाकर ट्रक का दरवाज़ा खोला तो उसमें कोई था। ट्रक का पिछला दरवाज़ा खोलते ही मेरे पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए। अंदर कुछ था, कोई बैठा था कोने में। अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल साफ थी वो थी सड़ी हुई मांस की बदबू। दिल ने कहा भाग जा, लेकिन दिमाग सुन्न था, जैसे शरीर ने सुनना ही बंद कर दिया हो। मैं कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर रोशनी फेंकी। तभी जो देखा उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। एक औरत बैठी थी, उसका चेहरा झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और कपड़े गीले जैसे बरसों से किसी नाले में पड़ी हो। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन बेहद धीरे। मेरी टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, उसने धीरे से सिर उठाया। मैंने देखा वो मेरी माँ नहीं थी, लेकिन चेहरा हूबहू मेरी माँ जैसा था, पर वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, पलकें नहीं, सफेदी नहीं, बस काला, और उसकी गर्दन यूं मुड़ी हुई थी जैसे किसी ने जबरदस्ती तोड़ दी हो। तू लौट आया रमेश। उसकी आवाज वही थी जो रात में खिड़की के पास आई थी, ठंडी, बेजान और डर से भरी हुई। मैंने तुझे बुलाया, तुझे याद है ना तेरा बचपन? मैं कांपते हुए पीछे हटा। अचानक उसने चीख मारकर मेरी टॉर्च की लाइट को बंद कर दिया। ट्रक के अंदर अंधेरा छा गया और मैं गिर पड़ा। ट्रक के अंदर घुप अंधेरे में मैं हांफता रहा। तभी अचानक इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और ट्रक खुद ही चलने लगा। मैं किसी तरह ड्राइवर सीट तक पहुंचा और हैंड ब्रेक खींचा, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ट्रक खुद ही पुल पार करके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। बाहर सब कुछ धुंध से ढका था, लेकिन जो सबसे खतरनाक था वो था अंदर की हवा। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लाशें मेरे ट्रक में सांस ले रही हों। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? तभी पीछे से वो आवाज आई, मैं वो हूं जिसे तुझसे मिलना था, वो जो कभी नहीं गई, बस इंतजार करती रही इस पुल के इस पार, इसी ढाबे पर। ढाबा, हाँ ढाबा। मैंने आईने में देखा, ट्रक पीछे की तरफ मुड़ा और वहीं पुराना शांति ढाबा सामने आ गया। पर अब वो वैसा नहीं था जैसा रात को देखा था। अब वो जला हुआ था, राख का ढेर, बोर्ड झुलसा हुआ और अंदर की आग ठंडी। लेकिन उस ढाबे से भी वही बदबू आ रही थी, सड़ी हुई लाशों की। ट्रक वहीं जाकर रुक गया, इंजन बंद हो गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी मुझे ढाबे के अंदर कुछ हरकत दिखी। मैंने नजदीक से देखा, वही बूढ़ा बाबा अंदर बैठा था, पर अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई और मुंह से कीड़े गिर रहे थे। रमेश, तुझे चिताया था मैंने, पर तू तो ठहरा जिद्दी। अब तू भी यहीं रहेगा, इस ढाबे का हिस्सा बनकर। नहीं नहीं, मैंने चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा लॉक हो चुका था। अंदर की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई थीं। मैं फंस चुका था। तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा छुआ। मैंने मुड़कर देखा, वही औरत, मेरी माँ जैसी शक्ल वाली। उसके हाथ अब लंबे हो चुके थे जैसे किसी जानवर के पंजे। उसने धीमे से कहा, अब तू मेरा बेटा है रमेश, अब तू कहीं नहीं जाएगा। और फिर उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, जैसे कोई माँ अपने बेटे को सीने से लगाती है, पर उसका सीना बर्फ जैसा ठंडा था और उस पर धड़कन नहीं थी। एक पल को मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, पर तभी ट्रक के हॉर्न की जोरदार आवाज आई और मैं झटके से जाग गया। मैं ट्रक के अंदर ही था, मगर अब सुबह हो चुकी थी। पुल भी पीछे छूट चुका था और ट्रक ढाबे से मीलों दूर था। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतर कर देखा। ट्रक के पिछले हिस्से में किसी के नाखूनों के निशान थे, गहरे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना बह रहा था। मैंने उसी वक्त ट्रक एक किनारे लगाया और वहीं बैठकर रो पड़ा। एक ट्रक ड्राइवर होकर भी मैं उस रात की हकीकत को समझ नहीं पा रहा था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी सबसे बड़ा राज सामने आना बाकी था, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, और उस भूतिया ढाबे की सच्चाई जो आज भी वहां मौजूद है। मैं वहीं बैठा रहा, ट्रक के साइड में, उस पुल से दूर, लेकिन उस डर से नहीं, क्योंकि वो डर तो अब मेरे अंदर बस चुका था।
एक भूतिया ढाबा जो जल चुका था, एक औरत जो मेरी माँ जैसी लगती थी, और वो बूढ़ा जो पहले मुझे चेतावनी दे चुका था। ये सब कुछ सिर्फ खौफ नहीं था, ये मेरे अतीत से जुड़ा कोई न भूलने वाला सच था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और ट्रक की सीट पर बैठते ही वो पुरानी डायरी दिखी जो मैं कई साल पहले खो चुका था। वो डायरी मेरे पापा की थी, जो बॉर्डर पर ट्रक चलाते चलाते एक दिन अचानक गायब हो गए थे। मैंने कभी उसकी गहराई में जाकर नहीं पढ़ा, बस पहली कुछ लाइनें ही देखी थीं। पर अब मुझे लगने लगा था कि शायद इन सब सवालों का जवाब उसी में हो। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना कुछ यूं था, 29 जून 1987। आज मैंने बॉर्डर के उस ढाबे पर खाना खाया। अजीब सा सन्नाटा था वहां। ढाबे का नाम शांति ढाबा था, लेकिन शांति जैसी कोई चीज वहां नहीं थी। वहां एक औरत काम करती थी जो हर ट्रक ड्राइवर को घूरती थी। उसकी आंखों में ऐसी तड़प थी जैसे कोई किसी अपने को खोज रहा हो। मेरा दिल धक से रह गया। क्या वो औरत वही थी? क्या ये सब मेरे पापा के साथ भी हो चुका था? डायरी के अगले पन्ने और भी खौफनाक थे। 2 जुलाई 1987। उस औरत ने आज मुझसे पूछा, क्या तुम रमेश के पिता हो? मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, हाँ। उसने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। तुम्हारा बेटा अब मेरा है। मैं डर गया, पर उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं चीख पड़ता अगर जगह सुनसान न होती। उस औरत ने मेरे पापा से मेरा नाम लिया था इतने साल पहले। कैसे? कहीं वो औरत इंसान ही नहीं थी। क्या वो कोई आत्मा थी जो बॉर्डर पर सालों से फंसी हुई थी? लेकिन क्यों मेरा नाम लिया उसने? तभी ट्रक के शीशे पर फिर से वो उंगलियों के निशान उभर आए। अब की बार साफ साफ लिखा था, वापस आओ रमेश, अधूरा रिश्ता खत्म करना है। मैं कांप उठा, अब डर से नहीं बल्कि उस रहस्य से जो मेरी नसों में दौड़ रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वापस उसी रास्ते की तरफ मुड़ा। वही पुराना पुल, वही धुंध और वही रास्ता जो उस शापित ढाबे की ओर जाता था। इस बार मैं डर कर नहीं जा रहा था, बल्कि जवाब लेने जा रहा था। जैसे जैसे मैं ढाबे के पास पहुंचा, मेरी सांसें भारी होती चली गईं और फिर ढाबा सामने था। पर इस बार वो पूरी तरह जला हुआ नहीं था। अब उसकी दीवारें खड़ी थीं और अंदर से रोशनी आ रही थी। मैंने ट्रक साइड में लगाया और दरवाजा खोलकर उतरा। मेरे कदम खुद ब खुद उस ढाबे की तरफ बढ़ते गए। अंदर वही टेबलें थीं, वही पुराना स्टोव और वही धुआं। और फिर वो औरत, वो ठीक उसी टेबल पर बैठी थी जहां मेरे पापा ने कभी खाना खाया था। उसकी आंखें इस बार और भी गहरी थीं। उसने धीरे से कहा, आ गया तू, तुझसे तो रिश्ता अधूरा था, अब इसे पूरा करना है। मैंने कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नूरा हूं, कभी इस ढाबे की मालकिन थी, पाकिस्तान से आई थी, बॉर्डर पर फंस गई, एक हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर से प्यार किया था, तुम्हारे पापा से, पर वो मुझे छोड़कर चला गया। बोला था वापस आएगा, पर नहीं आया। मैंने इंतजार किया मौत तक, और फिर इस ढाबे की आग में जल गई। पर उसकी कसम थी कि जब तक उसका खून खुद चलकर ना आए, मेरा इंतजार खत्म नहीं होगा। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक गई हो। तुम मेरे पापा की प्रेमिका थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। पर अब मैं रूह हूं, और रूह का प्यार अधूरा नहीं रहता। अचानक ढाबे की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां बंद होने लगीं और लपटें फिर से उठने लगीं। अब तुझे यहीं रुकना होगा रमेश, मेरा इंतजार पूरा करना होगा, मेरे साथ जलना होगा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। औरत की रूह अब हवा में थी, आग उसके चारों तरफ घूम रही थी। मैं चीख पड़ा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा नहीं हूं। उसने कहा, पर तेरा खून उसी का है जिसने मुझे धोखा दिया। अब तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। और वो आग मेरे चारों ओर बढ़ने लगी। मैंने चीखने की हर कोशिश की, पर आवाज जैसे गले में ही घुट रही थी। आग की लपटें अब मेरे ट्रक तक पहुंच चुकी थीं और ढाबे की चार दीवारियां एक कब्र की तरह बंद हो चुकी थीं। नूरा की रूह अब मेरे चारों ओर भटक रही थी, कभी सामने आती, कभी गायब हो जाती। उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ बदला था। मैंने सिर्फ इंतजार किया रमेश,
50 साल, अब तुझे भी वही करना होगा, इसी ढाबे में मेरे साथ। उसकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। तभी मुझे अपनी पापा की डायरी का एक पन्ना याद आया जो मैंने अधूरा छोड़ दिया था। मैंने उसी जलते हुए ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, दरवाजा खोला और वो डायरी निकाली। उसका आखिरी पन्ना खुला और उसमें लिखा था, अगर कभी नूरा तुझसे कहे कि तुझे यहीं रुकना है तो एक बात याद रखना बेटा, उसके साथ मेरी भी रूह बंधी है। अगर तुझे उसे मुक्त करना है तो ढाबे के पीछे बने कुएं में कूदना होगा। वही कुआं है जहां उसने आत्महत्या की थी। मेरी सांस रुक गई। मेरे पापा की आत्मा भी इसी ढाबे में फंसी थी। नूरा की चीखें अब और डरावनी होती जा रही थीं। क्या पढ़ रहा है तू? तेरा भागना मुमकिन नहीं है। मैंने उसे अनसुना किया और दौड़ लगाई ढाबे के पीछे बने उस पुराने सूखे कुएं की ओर। वहां पहुंचते ही मेरे कदम थम गए। कुआं पूरी तरह काला था, जैसे अंदर कुछ न हो या सब कुछ हो। उसका किनारा छूते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। अचानक मुझे पापा की आवाज सुनाई दी, रमेश, डर मत, कूद जा बेटा। ये रूह तभी मुक्त होगी जब कोई अपना उसे माफ कर देगा। मैंने आंखें बंद की, दिल कड़ा किया और बिना एक पल की देरी के कुएं में छलांग लगा दी। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा था चारों ओर। ना आवाज, ना रोशनी, बस एक गूंजती हुई चीख, क्यों आए रमेश, क्यों आए? मैंने आंखें खोली। मैं अब पानी के नीचे नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया में था। चारों तरफ धुआं था, औरतों की चीखें, जले हुए ढाबे की महक और सामने वही नूरा खड़ी थी। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और रूहें खड़ी थीं, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, सब ट्रक ड्राइवर जैसे। ये सब कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। तेरे जैसे, जो मुझसे वादा करके लौटे नहीं, जो मुझे छोड़कर चले गए। अब ये सब मेरा परिवार है और तू भी। मैंने गुस्से से कहा, नहीं, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, लेकिन तुम्हारा साथ देने नहीं। उसकी आंखों में कुछ बदला, चेहरा नरम पड़ा। तू माफ कर देगा मुझे? मैंने सिर हिलाया। हां, अगर तू मेरे पापा की रूह को भी मुक्त कर दे। तेरे पापा? वो पल भर को चुप हुई। फिर उसके पीछे से एक बूढ़े इंसान की आकृति निकली। मेरे पापा। उनकी आंखें नम थीं, चेहरा शांत। बेटा, उन्होंने कहा। पापा। मैं उनकी तरफ दौड़ा, पर वो बोले, नहीं रमेश, अब तू वापस जा। तूने वो कर दिया जो मैं ना कर सका। नूरा को माफ करके तूने हम सबको मुक्त कर दिया। नूरा की रूह रोने लगी। मैंने बस प्यार किया था रमेश, बस प्यार। मैंने उसकी तरफ देखा और तुमने अपने प्यार को बंदी बना दिया। लेकिन अब मैं सबको आजाद करता हूं। और उसी पल सब कुछ रोशनी में बदल गया। कुएं का अंधेरा अब उजाला बन गया। एक झोर की हवा चली और सभी आत्माएं आसमान की तरफ उठने लगी। मेरी पापा की रूह मुझे अंतिम बार देख मुस्कुराई और कहे बिना ही कह गए, शाबाश बेटा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो मैं ढाबे के पीछे जमीन पर पड़ा था। सब कुछ शांत था। ढाबा पूरी तरह राख बन चुका था और सूरज की पहली किरण मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा, ट्रक अब भी वहीं था, लेकिन अंदर मेरी पापा की डायरी नहीं थी। जैसे वो अब भी साथ थी, पर अपने मकसद के साथ पूरी हो चुकी थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, एक आखिरी बार उस ढाबे की राख को देखा और कहा, अब कोई और रमेश उस रास्ते से ना गुजरे जहां प्यार ने रूह को कैद किया हो। और फिर मैंने बॉर्डर की ओर ट्रक मोड़ लिया। लेकिन इस बार दिल में एक अजीब सी शांति थी। ट्रक चलाते वक्त मेरी आंखें रास्ते पर थीं, लेकिन दिमाग अब भी उसी भूतिया ढाबे में उलझा था। जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही लग रहा था जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। बॉर्डर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर था कि ट्रक की हेडलाइट एक बार फिर खुद ब खुद बंद हो गई। सड़क पर अब कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधकार और मेरी धड़कनों की आवाज। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक को साइड में रोका और बाहर झांका। दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई गाड़ी नहीं और ना ही कोई चिन्ह कि मैं जिंदा लोगों की दुनिया में हूं। ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। उस पर एक पुराना गीत बज रहा था, वो रातें, वो बातें, कोई ना जाने। मैंने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन वो खुद से चालू हो गया।
अचानक गाने की आवाज किसी और आवाज में बदल गई, नूरा की। तू मुझे माफ कर चुका रमेश। पर क्या मैं खुद को माफ कर सकी? मैंने कांपती आवाज में कहा, अब क्या चाहती हो तुम? तेरी मदद रमेश। मैं सिर्फ एक नहीं थी, हम जैसी बहुत सी थीं जिन्हें प्यार में धोखा मिला और मौत मिली। ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं, एक दरवाजा है उन सब रूहों का जो अपने सच के साथ बंधी रहीं। मैंने समझने की कोशिश की, मतलब और भी रूहें? हाँ रमेश, एक और ढाबा है इस बॉर्डर के पार, पाकिस्तान में। वहीं से सब शुरू हुआ था। अगर तू सच्चाई जानना चाहता है तो वहां जाना होगा। मैंने सोच भी नहीं सकता था कि मैं पाकिस्तान की सरहद पार करने के बारे में सोचूंगा। लेकिन अब यह सिर्फ एक मुल्क का मामला नहीं था, ये आत्माओं की मुक्ति की बात थी। मैंने ट्रक घुमाया और एक वैकल्पिक पुराना रास्ता पकड़ा जिसे मेरे पापा शैतान की गली कहते थे। वो रास्ता किसी नक्शे पर नहीं था, सिर्फ बूढ़े ड्राइवरों की कहानियों में। कच्ची सड़क, पेड़ों के झुंड और हर मोड़ पर अजीब सी फुसफुसाहटें। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़, हर पत्थर कुछ कह रहा हो। एक जगह ट्रक ने जवाब दे दिया, इंजन ने चौक कर दिया और ट्रक बंद हो गया। सामने एक टूटा हुआ गेट था जिस पर उर्दू में लिखा था, खैरपुर ढाबा, अब यहां मत आओ। मैंने गेट पार किया। हाथ में टॉर्च थी लेकिन उसकी बैटरी भी कमजोर हो चली थी। उस ढाबे के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे जमीन ही कांप रही हो। पुराने बर्तनों की आवाजें, चूल्हे से जलती लकड़ियों की खुशबू और एक धीमी सी आवाज, आ गए तुम भी रमेश। सामने एक अधेड़ उम्र का पाकिस्तानी ड्राइवर बैठा था जो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे सालों से किसी की राह देख रही हों। तुम मुझे जानते हो? मैंने पूछा। उसने गर्दन हिलाई। मैं वो हूं जिसने तेरे पापा को पहली बार इस ढाबे की सच्चाई बताई थी। मेरा नाम असलम है। मैं चौंका। तो तुम जिंदा हो? उसने हंसते हुए कहा, शरीर जिंदा है पर रूह कब की मर चुकी रमेश। उसने एक पुराना संदूक निकाला जिसमें सैकड़ों ड्राइवरों की तस्वीरें थीं, कुछ हिंदुस्तानी, कुछ पाकिस्तानी। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस ढाबे की औरतों से वादे किए और फिर तोड़ दिए। उनमें नूरा भी थी, लेकिन उससे पहले उसने एक तस्वीर निकाली, एक लड़की की जो बहुत खूबसूरत थी पर आंखों में गहरी मायूसी थी। ये कौन है? मैंने पूछा। ये थी सलीमा, हमारी नूरा से पहले की रूह, जिसने इस ढाबे की पहली ईंट रखी थी। वो पाकिस्तानी फौजियों को खाना खिलाती थी पर एक भारतीय जवान से दिल लगा बैठी। मैंने पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? असलम की आंखें भर आईं। उसे वादा मिला था निकाह का, लेकिन सरहद के पार लड़ाई भड़क गई और वो जवान लौट कर नहीं आया। सलीमा ने इंतजार किया सालों तक और फिर खुद को इसी ढाबे के चूल्हे में जला डाला। उसके बाद से ये जगह सिर्फ ढाबा नहीं रही, ये बना एक श्रापित मोहब्बत की मजार। मैंने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या करना है? असलम बोला, तेरे पास मौका है रमेश, इस मजार को मुक्ति देने का, लेकिन इसके लिए तुझे उस जवान की असलियत लानी होगी, उसका नाम, उसका सच, और उसे उस चूल्हे के सामने कबूल करवाना होगा। तभी सलीमा की रूह आजाद होगी और बाकी सब भी। मैंने सिर हिलाया और पूछा, वो जवान कौन था? असलम ने एक कागज बढ़ाया, उस पर लिखा था, कैप्टन अमर सिंह, भारतीय सेना, लापता, 1971। मैंने ठान लिया था अब इस कहानी का अंत करना ही होगा। रूहों को मुक्त करके ही वापस लौटूंगा, चाहे जान भी क्यों न चली जाए। असलम ने जिस कागज पर कैप्टन अमर सिंह का नाम लिखा था वो अब मेरी जेब में था, लेकिन उसकी स्याही मानो मेरी रूह पर लिखी गई हो। मैं वापस ट्रक की ओर लौटा और जैसे तैसे उसे स्टार्ट किया। अब मेरा अगला पड़ाव था भारतीय सेना का पुराना रिकॉर्ड ऑफिस, जो इस बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर जैसलमेर के पास एक वीरान छावनी में था। रास्ता सुनसान था, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही बेचैनी थी। अब डर पीछे छूट चुका था, जो बाकी था वो था सिर्फ सच्चाई का बोझ। अगली सुबह मैं उस छावनी पहुंचा। वह जगह अब बंद हो चुकी थी, लेकिन एक बूढ़ा दरबान वहां तैनात था। उसका नाम था सुखदेव। मैंने उससे कहा, मुझे कैप्टन अमर सिंह के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सुखदेव ने मेरी आंखों में देखा, जैसे वह मेरी नीयत को परख रहा हो। फिर बोला, कैप्टन अमर सिंह,
वो नाम अब कोई नहीं लेता बेटा। वो आदमी सरहद पर तो गया था, पर वापस कभी नहीं आया। माना गया कि दुश्मन के हाथों मारा गया, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। मैंने धीरे से कहा, शायद वो मरा नहीं था, शायद वो भाग गया था। सुखदेव चौंका। क्या मतलब? मैंने सलीमा की कहानी उसे सुनाई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। अमर भैया ऐसे इंसान नहीं थे। मैंने धीरे से कहा, तुम उन्हें जानते थे? सुखदेव बोला, मैं उनका ड्राइवर था। हर मिशन में उनके साथ रहता था। वो बेहद ईमानदार थे। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी कि अगर मैं वापस ना लौटूं तो मेरी मां को कहना कि मैं सच्चा देशभक्त नहीं बन सका। मैंने उस चिट्ठी की कॉपी मांगी। सुखदेव ने मुझे वो चिट्ठी थमा दी। उसके शब्द अब भी कागज पर जिंदा थे। मुझे माफ करना मां, मैंने सीमा के पार मोहब्बत कर ली है। मैं सरहद छोड़कर जा रहा हूं। मैं लौटूंगा नहीं। मुझे अपने देश से प्यार है, लेकिन उससे भी ज्यादा उस लड़की से जो रोज ढाबे पर खाना परोसती है। उसका नाम सलीमा है। मैं सन्न रह गया। वो सच्चाई सामने थी जिसका जवाब मुझे सलीमा की रूह को देना था। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या अमर सिंह आज भी जिंदा था या उसकी आत्मा कहीं ढाबे में ही फंसी थी? मैंने सुखदेव से पूछा, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि अमर सिंह की आत्मा लौटना चाहती है? सुखदेव ने सिर हिलाया। बहुत बार रात के तीसरे पहर उसकी आवाजें आती थीं। कभी कभी छावनी के पुराने कमरे से बूटों की आवाज आती थी। अब मुझे यकीन हो चला था कि अमर की आत्मा भी मुक्ति की तलाश में थी। मैं वापस पाकिस्तान सीमा की ओर रवाना हुआ, लेकिन इस बार अकेला नहीं। साथ था अमर सिंह की चिट्ठी और दिल में वो सच्चाई जिसे सुनकर सलीमा की रूह मुक्त हो सकती थी। खैरपुर ढाबे पर पहुंचा तो रात का समय था। हवा में एक अजीब सी नमी थी। ढाबे के अंदर अब अंधेरा नहीं था, बल्कि एक मंद सा उजाला, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। मैंने अमर सिंह की चिट्ठी सलीमा की तस्वीर के सामने रखी और कहा, यह उस इंसान की आखिरी बात है जिससे तुम मोहब्बत करती थी। उसने तुम्हें छोड़ा नहीं था सलीमा। वो डर गया था, मजबूर था, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। ढाबे की दीवारें हिलने लगीं। एक तेज सी चीख गूंजी और फिर शांति चूल्हे के पास से धुआं उठने लगा और उसमें सलीमा की रूह प्रकट हुई। आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर सुकून। शुक्रिया रमेश, मुझे अब सुकून है। अब मैं जा सकती हूं। मैंने देखा सलीमा की रूह धीरे धीरे हवा में घुल गई। उसके साथ ही नूरा और बाकी आत्माएं भी एक एक करके प्रकाश में बदल गईं। ढाबा अब खामोश था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। असलम सामने आया। अब उसकी आंखों में भी शांति थी। तूने कर दिखाया रमेश, इस जगह को मुक्त कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तू क्या करेगा? वो बोला, अब मेरी बारी है विदा लेने की। उसने अपना टोपी उतारकर मुझे दी और कहा, इस ढाबे का आखिरी दरवाजा तूने बंद किया है। अब कोई रूह यहां नहीं भटकेगी। जैसे ही वो बोला, उसकी देह हवा में बिखर गई। ढाबा अब सचमुच खाली था। मैं ट्रक में बैठा। इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया। बॉर्डर की ओर बढ़ते हुए मेरी आंखें नम थीं। एक ट्रक ड्राइवर से जो सफर शुरू हुआ था, वो अब किसी अनदेखी शांति की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बॉर्डर पार किया, रेडियो पर फिर से वही गीत बजा, वो रातें, वो बातें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब नहीं, अब सब शांत है। ट्रक के इंजन की आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन अंदर एक खालीपन था। दिल में शांति थी, मगर दिमाग में कुछ अजीब सा घबराहट। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो मैंने छोड़ दिया था। रास्ता बिल्कुल शांत था, न कोई आवाज, न कोई इक्का दुक्का गाड़ी। उस दिन के बाद से मुझे महसूस हुआ था कि सब खत्म नहीं हुआ था। ढाबे से बाहर आते वक्त मैंने जो महसूस किया था, अब वो मेरे साथ था। एक खोखला सा डर। बॉर्डर पार करते हुए रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। वह जगह बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। किसी भी घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने ट्रक धीमा किया और देखा कि गांव के हर घर के दरवाजे बंद थे। यहां तक कि बत्तियां भी बुझी हुई थीं। रात का समय था और चांद की रोशनी धुंधली थी। अचानक मेरे ट्रक के अंदर एक ठंडी सी हवा घुसी, जैसे कोई अंदर आ गया हो। मैंने मुड़कर देखा,
लेकिन कोई नहीं था। हवा की आवाज से मुझे लगा कि यह वही पुरानी हवाएं हैं जो मुझे उस भूतिया ढाबे पर महसूस हुई थीं। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या ये जगह भी किसी बुरी आत्मा की गिरफ्त में है? ट्रक को धीमा करते हुए मैंने सामने एक पुराना घर देखा। घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर खींच रहा था, जैसे उस घर में कुछ अनकहा था, कुछ ऐसा जो मुझे जानना था। मैंने ट्रक को वहीं रोक दिया और बाहर कदम रखा। ज्यों ही मैं घर के पास पहुंचा, मुझे एक पुरानी सी महक आई, जैसे वहां किसी ने बहुत पहले जलती मोमबत्तियां रखी हों। दरवाजे के पास जाकर मैंने हल्का सा दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे बहुत कुछ देखा हो, और उसका चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। उसने मुझे देखा और धीमी आवाज में बोला, तुम यहां क्यों आए हो बेटा? मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, बस रात को रुकने के लिए आया हूं। उसने मुझे एक गहरी नजर से देखा और फिर कहा, रुकने के लिए यहां नहीं, उस घर में, वहां कुछ है जिसे तुम्हें देखना होगा। मैंने पूछा, क्या देखना होगा? उसने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम जो ढाबे से आए हो वो सिर्फ एक शुरुआत थी। यहां जो कुछ भी हो रहा है वो उन रूहों का काम है जिनका अब तक किसी ने पीछा नहीं किया। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें मुक्ति के रास्ते से भटकने से पहले वापस लौट जाना चाहिए। मैंने हैरान होकर कहा, क्या आप कह रही हैं? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। उसने मेरी तरफ गंभीरता से देखा। वो जो लड़की थी, सलीमा, उसे जो करना था उसने किया, लेकिन कुछ रूहें ऐसी हैं जो खत्म नहीं होती। एक रूह और है, उससे ज्यादा खौफनाक, जो अब तुम्हारे रास्ते में आकर सब कुछ खत्म कर सकती है। मेरे दिल में एक डर का लहर दौड़ गया। कौन सी रूह? वो औरत चुप रही, फिर एक और लंबी सांस ली और बोली, वो रूह जो खुद को इस दुनिया से बेदखल कर चुकी है, लेकिन इसका बदला सिर्फ एक ही इंसान से लिया जा सकता है। वो इंसान जो उसके पास गया था और फिर उसे छोड़ दिया। मैंने चौंकते हुए पूछा, अमर सिंह? उसने धीरे से सिर हिलाया। तुम इसे जानने से पहले समझ नहीं पाओगे बेटा। वह रूह अब सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में नहीं बल्कि असलियत में आ चुकी है। अगर तुमने सही वक्त पर उसका सामना नहीं किया तो यह सब खत्म हो जाएगा। मैंने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए कहा, क्या मुझे उसे ढूंढना होगा? वह औरत उठ खड़ी हुई और एक पुरानी तस्वीर मुझे दिखाई। उस तस्वीर में अमर सिंह और सलीमा दोनों एक साथ थे, लेकिन उनके चेहरों पर जो डर था वो मेरे मन में गहरे तक समा गया। यह उस रूह का चेहरा है, उसने कहा, जो अब तुम्हारे साथ है। मैंने गहरी सांस ली और बाहर की ओर देखा। घर अब मेरे पीछे था और मैं यह समझ रहा था कि मुझे अब एक और यात्रा पर निकलना होगा, इस बार कुछ ज्यादा खतरनाक और डरावना। रात के घने अंधेरे में जब हवा भी थम सी गई थी, मैं उस पुरानी औरत से मिली तस्वीर लेकर बाहर निकला। उसका चेहरा, जो पहले मुझे केवल एक याद लग रहा था, अब मेरी रूह में समा गया था। अमर सिंह और सलीमा दोनों के चेहरों पर डर था, जो अब मेरी आंखों के सामने जैसे उकेरे जा रहे थे। मैंने उस घर से बाहर निकलते ही ट्रक की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ पीछा कर रहा था। मेरी शंका सही थी। जैसे ही मैंने ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया, मेरे सामने अचानक अंधेरे में एक सिलहट दिखाई दी। वह एक महिला थी, सलीमा की तरह। उसकी आंखों में वही खोया हुआ दर्द भरा नजारा था। मैं सहम गया, लेकिन फिर खुद को समझाया कि यह तो सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन नहीं, ये कोई भ्रम नहीं था, वह सलीमा की रूह थी। सलीमा के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। मैंने ट्रक को धीरे धीरे रोक लिया और कहा, तुमसे मिलना ही था सलीमा। उसकी रूह मेरे पास आई और उसकी आवाज एक गहरी सरसराहट के साथ कानों में गूंजने लगी। रमेश, तुम अब यहां क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा रास्ता नहीं है, वापस लौट जाओ। मैंने अपने होश में रहते हुए पूछा, क्या तुम्हारा दिल पूरी तरह से शांत हो गया है? वह हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और घुटन थी। नहीं, मेरा दिल कभी शांत नहीं हो सकता रमेश।
मैंने उस आदमी को छोड़ा नहीं था और वो मुझसे भागा नहीं था। उसकी आत्मा अब भी यहां कहीं फंसी है और तुम्हें यह सफर पूरा करना होगा। मैंने पूछा, कैसे? वह धीरे से बोली, वो रूह, वह जिसे तुम जानते हो, उसे अपने बदले का पूरा हक मिल चुका है। अब तुम उसे ढूंढो और खत्म करो। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर मुझे उसे खत्म करना है तो मुझे उसके बारे में और जानना होगा। सलीमा की रूह बोली, तुम्हें बहुत कुछ पता होगा, लेकिन तुम नहीं जान पाओगे कि क्या सच है। ये एक अंधेरे के साए जैसा है। इस बार मैंने उसकी आंखों में देखा और समझने की कोशिश की कि जो वह कह रही है वो सच्चाई है या फिर मेरी भयभीत कल्पनाएं। वह रूह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने उस रूह से एक वादा किया था। अब मुझे सलीमा की आत्मा की तलाश करनी थी, लेकिन वह क्या चीज थी जिसे उसे छोड़ने के बाद अमर सिंह ने किया था? और क्या वह कुछ ज्यादा खतरनाक था? मुझे फिर से उस पुराने गांव का रास्ता याद आया जो मैंने पहले देखा था, जहां घरों के दरवाजे बंद थे। वहां शायद मुझे और सलीमा की आत्मा के बीच का पूरा सच पता चलता। मैंने ट्रक को मोड़ा और उसी दिशा में रवाना हो गया। रास्ता अब और भी सुनसान और डरावना हो चुका था। करीब करीब हर जगह पर खामोशी और सन्नाटा था। मेरे दिल में गहरे भय के बावजूद मेरी आंखें उस रहस्यमयी रास्ते पर जमी हुई थीं। वो घर अब दूर से दिखाई दे रहा था, जैसे वह मुझे पुकार रहा हो। वहां के आसपास की हर चीज में अजीब सी नीरवता थी। घर के भीतर जाने से पहले मेरे मन में एक सवाल था, क्या सलीमा की आत्मा वास्तव में शांति पाने में सफल हो पाई थी, या फिर वह किसी और के खून का बदला लेने के लिए लौट आई थी? मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और जैसे ही दरवाजा खुला, एक औरत सामने खड़ी थी। ये वही औरत थी जो मुझे पहले मिली थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। तुमने इसे समझ लिया है ना? उसने मुझसे पूछा। मैंने धीमे से कहा, क्या यह सब खत्म हो जाएगा? वह सिर झुकाकर बोली, तुम्हें उसकी आत्मा का सामना करना होगा। वो अब खत्म नहीं होगी जब तक तुम उसे पकड़कर शांति नहीं दोगे। उसकी बातों में अब कोई सुकून नहीं था। मैंने कदम बढ़ाए और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन घर के भीतर कुछ था, एक खौफनाक सा सन्नाटा जो अब मुझसे जुड़ने का इंतजार कर रहा था। मैंने घर के अंदर कदम रखा और जैसे ही दरवाजे को बंद किया, मुझे लगा जैसे एक भारी दबाव मेरे ऊपर आ गया हो। हवा में एक ठंडक थी जो अंदर से एक गहरी गंध के साथ घुली हुई थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और उसकी दीवारें दरारों से भरी हुई थीं। अचानक मुझे लगा जैसे मुझे बहुत दूर से किसी के घुटने की आवाज सुनाई दी हो। मेरी धड़कन तेज हो गई और मैंने तेजी से कमरे के अंदर का मुआयना किया। कमरे में एक पुराना सा पलंग था जिसके पास एक टूटी फूटी मेज रखी हुई थी। मेज पर बेतरतीब ढंग से कुछ पुराने पत्र और एक टूटी हुई तस्वीर पड़ी हुई थी। मैंने वह तस्वीर उठाई और मेरी आंखों के सामने वही चेहरा था जिसे मैंने पहले देखा था, अमर सिंह और सलीमा। लेकिन इस बार तस्वीर में एक और शख्स था जिसके चेहरे पर दर्द और घबराहट साफ दिख रही थी। ये शख्स वही था जो अब तक मेरी सोच में कहीं गहरे बैठा हुआ था। वो अचानक से सामने आ गया। उसका चेहरा वह था जो मैंने तस्वीर में देखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खौफ था। वह मुझे घूरते हुए बोला, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने कांपते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने कुछ देर चुप रहते हुए कहा, मदद? तुम क्या जानते हो कि तुम किससे मदद मांग रहे हो? उसका स्वर कड़ा था, लेकिन फिर भी एक कश्मकश महसूस हो रही थी। मैंने सिर झुकाकर कहा, मुझे पता चला है कि सलीमा की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। मुझे यह समझने की जरूरत है कि क्या हुआ था। वह हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। तुम समझ नहीं पा रहे हो रमेश, वह रूह कभी शांति नहीं पा सकती। तुम दोनों, सलीमा और मैं, हमेशा एक साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन अब तुम भी उसी रास्ते पर आ गए हो जिससे वापसी नहीं हो सकती। मेरे दिल में एक अजीब सा डर था और मेरा मन उलझा हुआ था। क्या तुमने सलीमा को धोखा दिया? मैंने डरते हुए पूछा। उसकी आंखों में गुस्से का इजहार था, लेकिन वह फिर शांत हो गया। मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। वह खुद अपने गहरे दर्द और असहमति के साथ मुझसे जुड़ी थी।
लेकिन मैं उसका भाग्य नहीं बदल सकता था। अब वह रूह हमेशा के लिए मेरी आत्मा से जुड़ी रहेगी और तुम रमेश अब उसका हिस्सा बन चुके हो। मैंने समझा अब मुझे न केवल सलीमा की आत्मा से बल्कि अमर सिंह के भूत से भी सामना करना था। तभी अचानक कमरे में एक तेज ठंडी हवा घुसी और दीवारों पर अजीब सी आहें सुनाई देने लगीं। मैंने बेतहाशा इधर उधर देखा और देखा कि दीवारों में दरारों से खून की धारें बहने लगीं। यह सब कुछ असलियत से परे था, जैसे कोई बुरी शक्ति इन सब चीजों को खींच रही थी। अमर सिंह की आत्मा अचानक से सामने आई और बोला, तुम यहां क्यों आए हो? तुम नहीं समझते, हम दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है। हम दोनों एक ही रूह के टुकड़े हैं। मैंने घबरा कर पूछा, तुम क्या चाहते हो? अमर सिंह ने कहा, हमारे साथ जुड़ने से पहले तुम जान पाओगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तुम्हारे मन में जो शंका है वो अब खत्म हो जाएगी। अब मुझे यह समझ आ गया था कि मुझे क्या करना था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति से उस आत्मा का सामना करने का फैसला किया। मुझे यह जानने की जरूरत थी कि सलीमा और अमर सिंह की आत्माएं कैसे जुड़ी हुई थीं और उनके बीच में क्या सच्चाई छिपी थी। तभी एक तेज चीख मेरी कानों में गूंजने लगी और मैंने आंखें खोली। सामने सलीमा खड़ी थी, उसकी आंखों में आग थी। वह बोली, तुम अब भी नहीं समझ पाए रमेश, मैं और अमर सिंह हमेशा एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन अब हम दोनों के बीच का यह रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम हमें उस मुक्ति की ओर ले जाओ जिसकी हम दोनों को जरूरत है। मैंने कांपते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूं? वह धीमे से बोली, तुम दोनों को शांति देने के लिए तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना होगा। तुम्हें दोनों की आत्माओं को एक साथ लाकर उन्हें अपनी ओर खींचना होगा। केवल तभी यह सब खत्म होगा। मेरे भीतर अब एक नया उत्साह था। मुझे अब यह तय करना था कि मैं क्या करने वाला था और क्या मैं दोनों की आत्माओं को शांति दे पाऊंगा। लेकिन मैं जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। सलीमा और अमर सिंह की आत्माओं का बोझ अब मेरी पीठ पर था और मुझे यह समझ में आ गया था कि मैं अकेला नहीं था। दोनों की आत्माएं मुझसे कुछ मांग रही थीं, कुछ ऐसा जो मैं खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। लेकिन अब इस अंधेरे घर में मैं जानता था कि मुझे एक सच्चाई का सामना करना था जो मेरे और उनकी रूहों के बीच हमेशा के लिए खड़ी थी। सलीमा की रूह अब मेरे सामने थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक प्रकार की पीड़ा थी, एक ऐसा दर्द जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी से छिपाए रखी थी। तुम अब भी नहीं समझ पाए रमेश, उसने कहा। हम दोनों के बीच जो रिश्ते थे वह कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम हमें उस रास्ते पर ले जाओ जहां हम दोनों को शांति मिल सके। मैंने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन मुझे यह कैसे पता चलेगा कि तुम दोनों की आत्माएं शांति पालेंगी? उसकी रूह एक पल के लिए चुप हो गई, जैसे वह सोचने की कोशिश कर रही हो। फिर वह बोली, तुम्हें हमारी कहानी जाननी होगी रमेश। हमें जानने की जरूरत है कि क्या हुआ था, तभी हम दोनों को शांति मिल सकेगी। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बताओगी? वह एक गहरी सांस भरते हुए बोली, हम दोनों का रिश्ता एक अंधेरे गहरे राज से जुड़ा हुआ है। जब मैं और अमर सिंह एक दूसरे के करीब आए थे तो हमें नहीं पता था कि हमारी प्रेम कहानी कितनी खतरनाक हो सकती है। हमारी खुशियां, हमारी उम्मीदें सब उस अंधेरे से बचने के लिए नहीं थीं। मैंने कहा, क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारा प्यार एक श्राप था? उसकी आंखों में एक गहरी शांति छाई और उसने धीरे से कहा, हां, एक श्राप। हमारा प्यार कभी पवित्र नहीं था रमेश। जब भी हम एक दूसरे के करीब आते, हमारे दिलों में एक अजीब सी बेचैनी रहती। हमें यह महसूस होता कि हम दोनों के बीच एक भूतिया ताकत मौजूद है जो हमें जकड़े हुए हैं। अब मैं पूरी तरह से चौंक चुका था। तो वह ताकत, वह क्या थी? मैंने पूछा। उसकी आंखों में डर के कुछ चिन्ह थे और उसने धीरे से कहा, वह ताकत एक राक्षसी आत्मा थी जो हमें किसी के द्वारा भेजी गई थी। हमारी प्रेम कहानी पर एक काले जादू का प्रभाव था और एक दिन उस जादू ने हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। वह आत्मा हमसे जुड़ गई
और उसने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया। हम दोनों को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, तो तुम दोनों की आत्माएं अब क्यों भटक रही हैं? वह एक पल चुप रही, फिर बोली, हमारे बीच जो राज था वह अब भी खुला नहीं था। हमारे मृत शरीर, हमारी आत्माएं दोनों एक साथ उस आत्मा से जकड़ी हुई थीं। वह आत्मा हमें तब से छोड़ नहीं पाई, उसे हमसे बदला लेना था। अब मैं यह समझ पा रहा था कि जो हो रहा था वह केवल एक शाप नहीं था, ये एक ऐसी काली शक्ति थी जिसने सलीमा और अमर सिंह के जीवन को तोड़ दिया था। लेकिन यह शाप क्यों था? कौन था वह जिसने यह काली ताकत भेजी थी? मैंने अपनी आंखें बंद की और सोचा। मुझे यह समझने के लिए और कुछ संकेत चाहिए थे, कुछ और गहरे सच को जानने की जरूरत थी। तभी अचानक एक आवाज आई। यह अमर सिंह की आवाज थी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा और बेचैनी थी। रमेश, तुमने सलीमा से सब कुछ सुन लिया। अब हमें उस आत्मा से सामना करना होगा जो हमसे जुड़ी है। वह हमें छोड़ नहीं सकती। हमें अपनी आत्माओं को शांति देने के लिए उसे हराना होगा। मैंने सिर झुका लिया और पूछा, लेकिन वह आत्मा कौन है? हम उसे कैसे हराएंगे? उसकी आवाज गहरी थी। वह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह एक तंत्र मंत्र से पैदा हुई थी और उसे अपनी शक्ति के लिए हमें खत्म करना था। उसे हराने के लिए तुम्हें हमारे बीच के रिश्ते को तोड़ना होगा। तुम्हें हमारी आत्माओं को एक साथ लाना होगा और उस तंत्र को उलट देना होगा जो हमें बांध कर रखा है। मैंने कड़ी मेहनत से सोचा और मुझे एहसास हुआ कि वह सही कह रहा था। मुझे उन सब रहस्यों को जानने की जरूरत थी जिनका सामना मैंने किया था। अब मुझे उस काले तंत्र को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति को समर्पित करना था। मैं और सलीमा और अमर सिंह तीनों एक साथ उस खतरनाक आत्मा से जूझने के लिए तैयार थे। और तब अंधेरे में कुछ हुआ। एक कटा हुआ, टूटे हुए शब्द की तरह एक आवाज आई, अब तुम मेरी दुनिया में हो रमेश। तुमने जो किया उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि कमरे में एक काले धुएं का गुब्बार था। वही आत्मा अब सामने खड़ी थी। कमरे में घना अंधेरा फैल चुका था और उसी अंधेरे से एक काली आकृति निकलकर सामने आ गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा मांसल और विकृत था, जैसे किसी राक्षस का रूप हो। वह सलीमा और अमर सिंह की आत्माओं से जुड़ी एक काली शक्ति थी जो अब मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी आवाज गहरी और सर्द थी। तुम सभी को क्या लगता है कि तुम मुझे हराकर भाग सकोगे? मैंने तुम्हें हमेशा के लिए जकड़ लिया है। अब तुम्हारा अंत आ चुका है। उसकी यह बात सुनकर मेरे भीतर एक अजीब सा डर पैदा हुआ, लेकिन साथ ही एक गहरी जिज्ञासा भी थी। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। उसकी हंसी गहरी और भयंकर थी। तुम मुझे नहीं पहचानते रमेश। मैं वही हूं जिसे तुम काली शक्ति कहते हो। मैंने इन दोनों को अपनी ताकत से जकड़ा है और अब तुम सब मेरे अधीन हो। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब मुझे समझ में आ रहा था कि यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह एक दुष्ट, घातक शक्ति थी जिसे किसी तंत्र मंत्र से जीवित किया गया था। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, मुझे अब इसका सामना करना ही होगा। तभी अचानक सलीमा और अमर सिंह की आत्माएं मेरे पास आ खड़ी हुईं। उनकी आंखों में अब एक नया उत्साह था और उनका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत था। रमेश, तुम हमें अपनी शक्ति से शांति दे सकते हो, सलीमा ने कहा। हाँ, हमें अब अपनी मुक्ति चाहिए। हमें इस आत्मा से आजाद करो, अमर सिंह ने भी कहा। मैंने सिर झुका लिया और कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं कैसे इस आत्मा से जूझ सकता हूं? अमर सिंह ने धीरे से कहा, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है रमेश। तुम्हें अपने डर को जीतकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। तुम हमें मुक्त कर सकते हो। सलीमा ने भी कहा, हमारी आत्माओं को शांति तभी मिल सकती है जब तुम इस आत्मा को अपनी शक्तियों से हराओगे। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास एकमात्र रास्ता था, अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करना। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। मुझे एक नई ताकत महसूस हो रही थी, जैसे कुछ अदृश्य शक्ति मेरे अंदर समा रही हो। ये वही शक्ति थी जो मुझे इस आत्मा से लड़ने में मदद कर सकती थी। तभी काले धुएं में से एक और विकृत आवाज आई,
तुम मुझे हराने का सोच रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो रमेश? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैंने आंखें खोली और पूरी ताकत से कहा, मैं तुम्हें हरा कर ही दम लूंगा। अब वह काली आत्मा मुझसे और करीब आ गई और उसकी आंखों में जलती हुई आग का सामना करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि सलीमा और अमर सिंह की आत्माएं मेरे साथ हैं। उनके समर्थन से मैं डर को हराने में सक्षम था। तुम कभी नहीं जीत सकते, उस आत्मा ने गरजते हुए कहा। देखते हैं, मैंने अपनी पूरी शक्ति से उत्तर दिया और अपनी हाथों से एक तेज रोशनी छोड़ते हुए उस आत्मा की ओर बढ़ा। अब यह केवल मेरी और उसकी लड़ाई थी। उसी क्षण सलीमा और अमर सिंह की आत्माएं भी मुझसे जुड़ गईं और हम सब मिलकर उस काले आत्मा के खिलाफ एकजुट हो गए। हमारे बीच जो अदृश्य शक्ति थी वह अब असल रूप ले चुकी थी। वह काली आत्मा अब कमजोर होती जा रही थी और उसकी आंखों से गुस्सा और घबराहट साफ दिखने लगी। लेकिन उसने हार मानने की बजाय एक और जंग शुरू की। उसके भीतर की शक्ति अब और भी खतरनाक हो गई थी। उसने मेरे और सलीमा अमर सिंह के बीच एक दीवार खड़ी कर दी और हमें कुछ पल के लिए अलग कर दिया। लेकिन मैं अब हार मानने वाला नहीं था। मैंने एक आखिरी बार अपनी ऊर्जा को एकजुट किया और उस काले आत्मा के खिलाफ पूरी ताकत से हमला किया। उसकी शक्तियां अब कमजोर हो रही थीं और उसके शरीर से वह काला धुआं धीरे धीरे गायब हो रहा था। अंततः एक तेज चीख के साथ वह आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई और कमरे में एक गहरी शांति छा गई। मुझे महसूस हुआ कि सलीमा और अमर सिंह की आत्माएं अब शांति से विदा हो रही थीं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वे अंततः अपने कष्टों से मुक्त हो गए हों। धन्यवाद रमेश, सलीमा ने कहा, तुमने हमें शांति दी। अमर सिंह ने भी कहा, अब हम दोनों मुक्त हैं रमेश। तुमने हमें वह रास्ता दिखाया जिसकी हम दोनों को तलाश थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। तुम दोनों का प्यार और हमारी जुड़ी आत्माएं ही हमें इस रास्ते तक ले आईं। अब कमरे में पूरी तरह से शांति थी और मुझे लगा कि जो कुछ भी हुआ वह सब खत्म हो चुका था। लेकिन मैं जानता था कि उस डरावने अनुभव ने मुझे कुछ बहुत गहरा सिखाया था। कभी कभी हमारी जिंदगियों में ऐसे अनुभव आते हैं जो हमें दिखाते हैं कि हमारी शक्ति हमेशा हमारे भीतर होती है। हमें सिर्फ उसे पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। यह घटना मेरे जीवन में एक मोड़ लेकर आई। मैं जो भी महसूस कर रहा था वह अब अलग था। वह डर जो पहले मेरे अंदर गहरे समा गया था अब खत्म हो चुका था। लेकिन उस अंधेरे घर में बिताए गए समय ने मुझे यह सिखाया था कि जीवन में हर चीज का एक मकसद होता है। सलीमा और अमर सिंह की आत्माएं अब शांति से मुक्त हो चुकी थीं और उनके चेहरे पर मुस्कान थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। मैं अब एक नई दृष्टि से दुनिया को देखता था। अतीत के गहरे घाव अब भर चुके थे और मैं अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। लेकिन इस अनुभव के बाद मैंने यह समझा कि कभी कभी हमें उस अंधेरे का सामना करना पड़ता है ताकि हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। जो कुछ भी मैंने सलीमा और अमर सिंह के साथ अनुभव किया वह अब मेरी यादों में एक स्थायी जगह बना चुका था। मैंने उनसे जो कुछ सीखा वह अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। मेरी आत्मा अब शांत थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। सालों बाद एक दिन मैं उस जगह पर वापस गया जहां यह सब हुआ था। घर अब खंडहर बन चुका था और उसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। लेकिन वहां जाने का मेरा मकसद कुछ और था। मैंने वह जगह एक तरह से श्रद्धा के साथ देखा क्योंकि वहां सलीमा और अमर सिंह की आत्माएं बसी हुई थीं। मैंने उन दोनों को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने मुझे यह समझने का मौका दिया था कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। वह अंधेरा जो कभी मेरे लिए डर था अब मेरे लिए एक प्रतीक बन चुका था। मुझे समझ में आया कि जो भी अंधेरा हम अपने जीवन में महसूस करते हैं वह हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए होता है। वह स्थान अब शांति से भरा हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद की और वहां की हवा में उन दोनों की मौजूदगी महसूस की। मुझे लगा जैसे वे मेरे पास खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और मुझे धन्यवाद दे रहे हैं।
एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे महसूस हुआ कि उनकी आत्माएं अब शांति से विश्राम कर रही थीं। इस अनुभव ने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। मुझे यह एहसास हुआ कि भूत या घटनाएं केवल डर पैदा करने के लिए नहीं होती, बल्कि कभी-कभी हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में लगाने के लिए भी होती हैं। अब मैं जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता था और मुझे यह समझ में आया कि हमारे आसपास की दुनिया केवल वही नहीं होती जो हम देख पाते हैं। उस अंधेरे अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि जब हम अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करते हैं तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। अब जीवन की हर कठिनाई मुझे एक नई चुनौती की तरह लगने लगी। मुझे पता था कि मैं किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूं, क्योंकि अब मैंने अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान लिया था। मैं फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन इस बार मुझे अंधेरे से डर नहीं था। अब मैं जानता था कि डर केवल एक भ्रम है जो हमें अपनी शक्ति से दूर रखता है। जो मैंने सलीमा और अमर सिंह के साथ अनुभव किया वह हमेशा मेरे दिल में रहेगा। उनका प्यार, उनका संघर्ष और उनकी आत्माओं की शांति, सब कुछ एक अमिट छाप छोड़ गया था। और मैं यह जानता था कि किसी न किसी दिन जब मुझे फिर से किसी भूतिया घटना का सामना करना पड़े, मैं पूरी ताकत से उसका मुकाबला करूंगा, क्योंकि अब मैं जानता था कि अंधेरे से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं होता। वक्त बीतता गया और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। भूतिया ढाबे के उस अनुभव के बाद मैं अब कोई भी नई परेशानी आने पर उससे घबराता नहीं था। अंधेरे और डर की ताकत को समझने के बाद मुझे यह एहसास हो चुका था कि हर चीज में एक गहरी वजह छिपी होती है, चाहे वह अच्छाई हो या बुराई। मेरे अंदर का डर अब एक ताकत बन चुका था जिसे मैं अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने लगा था। लेकिन इस नई समझ के बावजूद मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता था। क्या उस काले आत्मा का वाकई कोई उद्देश्य था, या वह सिर्फ अपनी बुरी शक्ति से लोगों को आतंकित करने आई थी? क्या उसने सचमुच सलीमा और अमर सिंह को पकड़ रखा था, या उन दोनों की आत्माएं खुद किसी और वजह से वहां फंसी हुई थीं? ये सवाल मुझे शांत नहीं छोड़ते थे। एक दिन जब मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा था, मैंने उनसे इस बारे में बात की। तुम्हें नहीं लगता कि उस आत्मा ने कोई गहरी वजह से हमसे संपर्क किया? मैंने अपने दोस्त राहुल से पूछा। राहुल ने गहरी सांस ली। शायद, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो वो सिर्फ एक भूतिया शक्ति थी जो किसी भी कीमत पर अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। हो सकता है कि उसने उन दोनों की आत्माओं को अपनी शक्ति से जकड़ लिया हो, लेकिन मेरे मन में अभी भी यह सवाल घूमा और उस दिन मैंने फैसला किया कि मुझे इसका पता लगाना ही होगा। मुझे उस काले आत्मा और उसके रहस्यमयी उद्देश्य के बारे में जानना था, ताकि मैं इस घटनाक्रम को पूरी तरह से समझ सकूं। मैंने कुछ पुराने ग्रंथों और किताबों की तलाश शुरू कर दी जो तंत्र मंत्र और आत्माओं से संबंधित थे। मुझे उम्मीद थी कि मुझे वहां कुछ सुराग मिलेंगे जो मुझे सलीमा और अमर सिंह की आत्माओं के बारे में जानकारी दे सकें। कुछ दिनों बाद मैंने एक प्राचीन ग्रंथ पाया जिसमें तंत्र मंत्र और आत्माओं के बारे में विस्तार से लिखा गया था। इस किताब में एक विशेष बिंदु था जो मेरे ध्यान में आया। लिखा था, जब एक आत्मा किसी जीवित व्यक्ति के पास आती है तो उसका उद्देश्य केवल शांति की स्थापना नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति की ताकत का परीक्षण भी कर सकती है। कभी कभी आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए किसी जीवित व्यक्ति का सहारा लेती हैं और इसके बदले वह व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानता है। इसलिए मुझे अब यकीन हो गया था कि सलीमा और अमर सिंह की आत्माएं मेरी मदद करने आई थीं, ताकि मैं अपनी असली शक्ति को पहचान सकूं। वे दोनों अब शांति से मुक्त हो चुके थे, लेकिन मैंने जो कुछ अनुभव किया था वह मेरे जीवन के लिए एक नई दिशा बन गया था। मैंने अपने जीवन को अब इस नई समझ के साथ जीने की ठानी। अतीत को पीछे छोड़ते हुए मैंने अपनी जिंदगी के अगले अध्याय की शुरुआत की। लेकिन एक दिन एक अजनबी व्यक्ति मेरे पास आया जिसने मुझे यह बताया कि काले आत्मा का डर केवल एक शुरुआत थी। तुमने उस आत्मा को हराया, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। उस अजनबी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो जो मैं नहीं जानता।
तुम कौन हो? मैंने पूछा। वह व्यक्ति मुस्कुराया। मैं वही हूं जो तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करेगा। उसने जो कुछ भी कहा उसमें एक गहरी सच्चाई थी और मुझे महसूस हुआ कि मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। तुम्हें अपनी शक्तियों का और भी गहराई से अनुभव करना होगा, उसने कहा, क्योंकि उस काले आत्मा से जो तुम्हें जकड़े हुए था, अब तुम्हें उससे कहीं ज्यादा बड़ी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे अंदर एक हलचल सी महसूस हुई। क्या यह सच था? क्या मुझे और भी बड़ी शक्तियों का सामना करना होगा? क्या उस काले आत्मा ने मुझे सिर्फ एक कदम दूर तक ही डराया था और अब असली डर सामने आने वाला था? तभी उस अजनबी ने मेरे सामने एक पुराना संदूक रखा और कहा, यह तुम्हारे अगले कदम की शुरुआत है। संदूक खोलने पर उसके अंदर एक प्राचीन तंत्र मंत्र का किताब और कुछ रहस्यमय वस्तुएं थीं। यह किताब मुझे और भी गहरे ज्ञान की ओर ले जाने वाली थी। मुझे समझ में आ गया था कि मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अजनबी ने मुझसे कहा, अब तुम अपनी शक्ति को और अधिक समझ सकोगे, लेकिन याद रखो, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। और फिर वह व्यक्ति उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया जैसे वह आया था। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक बड़ी शक्ति की ओर इशारा कर रहा था जो मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने से पहले समझनी होगी। क्या यह शक्ति मेरी मुक्ति का रास्ता दिखाएगी या मुझे एक नई लड़ाई का सामना करना पड़ेगा? यह सवाल अब मेरे मन में था। रमेश के मन में अब कई सवाल थे। उसे लगता था कि वह एक नए रहस्य में फंस चुका है। वह अजनबी व्यक्ति जो अचानक उसकी जिंदगी में आया था, अब उसकी यात्रा का हिस्सा बन चुका था। उस रहस्यमय संदूक में जो तंत्र मंत्र की किताब और अन्य वस्तुएं थीं, उनका मतलब अब तक साफ नहीं था, लेकिन रमेश को यह महसूस हो रहा था कि वह कुछ बड़ा करने जा रहा था। अजनबी के शब्दों ने उसके भीतर एक गहरी हलचल पैदा कर दी थी। तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है, यह वाक्य अब उसके दिमाग में गूंज रहा था। क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या सचमुच उसे कोई और बड़ी शक्ति का सामना करना था? उसने उस किताब को खोलने की कोशिश की जो संदूक में रखी थी। किताब का कवर काले रंग का था और उस पर कुछ अजीब सी लकीरें और प्रतीक बने हुए थे। रमेश ने किताब को ध्यान से खोला। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किताब के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे और भी ज्यादा खींच रहा था। किताब के पन्नों पर पुराने तंत्र मंत्र और जादुई सूत्र थे जो किसी अनजानी भाषा में लिखे गए थे। लेकिन एक बात साफ थी, वह किताब साधारण नहीं थी। जैसे जैसे रमेश ने और पन्ने पलटे, वह महसूस करने लगा कि हर एक मंत्र का उसका जीवन से जुड़ा हुआ कोई अर्थ था। वह मंत्र उसके भीतर की शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहे थे और उसे लगा कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसकी समझ में आ गया था कि वह अब केवल एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति था जो अपनी आंतरिक शक्तियों को जानने और उन्हें उपयोग में लाने के लिए तैयार था। उसकी यात्रा अब आत्मिक रूप से और भी गहरी हो गई थी। वह जानता था कि उसे इन मंत्रों का अभ्यास करना होगा, क्योंकि वह अपनी परीक्षा से गुजरने वाला था। यह सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मिक यात्रा थी जो उसे अपनी सच्ची शक्ति और उद्देश्य को समझने में मदद करेगी। वह किताब से एक मंत्र को ध्यान से पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र को सही तरीके से उच्चारण किया, एक अजीब सा कंपन हुआ और कमरे की हवा गर्म हो गई। अचानक एक छाया सी उसके सामने उभर आई। रमेश डर से कांपने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी डर को काबू किया और छाया की ओर देखा। उस छाया में कोई स्पष्ट रूप नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। वह एक रहस्यमय शक्ति थी जो उसकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तुमने जो मंत्र पढ़ा है वह तुम्हारी पहली परीक्षा है, एक गहरी ठंडी आवाज आई। तुमसे तुम्हारी शक्ति की परीक्षा ली जाएगी और तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। रमेश ने गहरी सांस ली और अपने डर को खत्म करने की कोशिश की। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि उसे अपनी शक्ति को पहचानने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। क्या आप मुझे अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? आवाज फिर से आई। रमेश ने सिर झुका दिया और कहा, मैं तैयार हूं।
यह कहते हुए वह अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने की कोशिश करने लगा। उसे अपने भीतर कुछ हलचल सी महसूस हुई। उस छाया ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और एक भयानक रूप में बदलने लगी। रमेश को महसूस हो रहा था कि वह अब एक ऐसी लड़ाई में फंसा है जिसे वह पहले कभी नहीं समझ सका था। उसने पूरी तरह से मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया और उसी समय वह छाया पूरी तरह से उसे घेरने लगी। लेकिन रमेश ने अपनी शक्ति को पहचान लिया था। उसने अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करते हुए उस छाया को रोकने की पूरी कोशिश की। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि जो डर उसे पहले अपनी यात्रा के दौरान महसूस हुआ था, वह अब केवल एक परीक्षण था जिसे पार करने के बाद वह अपनी वास्तविक ताकत को पहचान सकता था। सहस्रों बार उस छाया ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन रमेश के भीतर अब एक अजीब सी ऊर्जा जाग चुकी थी। उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी और वह अब उन सब चीजों को झेलने के लिए तैयार था जो उसे अपनी यात्रा में मिलेंगी। कुछ देर बाद वह छाया गायब हो गई और कमरे में फिर से शांति छा गई। रमेश अब जानता था कि यह केवल एक शुरुआत थी। उसने अपनी परीक्षा को पार कर लिया था, लेकिन अब उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना था। उसकी यात्रा अब और भी गहरी और रहस्यमयी हो चुकी थी, लेकिन एक बात साफ थी, वह अब उस पुराने डर से मुक्त हो चुका था जो कभी उसे अपनी ताकत से दूर रखता था। अब वह पूरी तरह से तैयार था अपनी आत्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए। रमेश अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह आदमी जो कभी डर के साए में जीता था, अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह जान चुका था कि उसकी असली ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। उस अजनबी व्यक्ति की दी हुई किताब और मंत्रों ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि यह यात्रा सिर्फ उसके लिए नहीं थी। वह अब उस शक्ति का हिस्सा बन चुका था जिसे किसी और को भी समझने और सीखने की आवश्यकता थी। उस दिन के बाद रमेश ने अपने पुराने दोस्त राहुल से संपर्क किया। राहुल उसे जानता था और वह उसकी हर एक कठिनाई में उसका साथी था। जब राहुल ने रमेश को पूरी कहानी सुनाई तो वह थोड़ी घबराया हुआ दिखा। क्या तुम पक्का समझते हो कि तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? उसने पूछा। रमेश ने गहरी सांस ली। राहुल, मैंने जो महसूस किया है वह एक ऐसी शक्ति है जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि मेरी यात्रा केवल मेरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे रहस्य का हिस्सा है जिसे हमें उजागर करना होगा। राहुल ने उसे नजदीक से देखा और फिर सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रहे हो, यह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हमारे सभी का रास्ता है। अगर तुम कुछ करने जा रहे हो तो हमें तुम्हारे साथ चलना होगा। राहुल की बातों में एक नई उम्मीद और जोश था। वह जानता था कि रमेश ने जो कदम उठाया था वह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज का भी भविष्य तय करने वाला था। रमेश और राहुल ने मिलकर तय किया कि वे अब उस तंत्र मंत्र को और गहराई से समझेंगे ताकि वे इस रहस्य को हल कर सकें। रमेश और राहुल ने एक पुराने तंत्रज्ञ से मिलने का फैसला किया जो बहुत सालों से इन अजीब घटनाओं के बारे में जानता था। यह तंत्रज्ञ एक शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति था जो हर दिन साधना करता था और आत्मिक शक्तियों पर शोध करता था। वह उस गहरी शक्ति को पहचानता था जो कभी सामने नहीं आती, लेकिन जो हमेशा अपने रास्ते पर आने वाले लोगों की परीक्षा लेती है। जब रमेश और राहुल तंत्रज्ञ के पास पहुंचे तो उसने उन्हें एक कुटिया में बैठाया। तुम दोनों ने जो अनुभव किया है वह कोई साधारण बात नहीं है, यह सिर्फ एक शुरुआत है, तंत्रज्ञ ने कहा। उसकी आवाज में गहरी चेतावनी थी। हमें क्या करना होगा? रमेश ने पूछा। तंत्रज्ञ ने कुछ देर तक चुप रहकर फिर कहा, तुम दोनों ने जो देखा और महसूस किया वह तुम्हारी शक्ति का प्रारंभ है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी किसी शक्तिशाली आत्मा से संपर्क किया जाता है तो वह अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कई बार परीक्षा लेती है। तुम्हें अपनी यात्रा में कई और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राहुल ने सवाल किया, तो हमें क्या करना होगा ताकि हम उस आत्मा से निपट सकें? तंत्रज्ञ ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर उसे संतुलित करना होगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह तभी प्रभावी होगी जब तुम उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे। याद रखो,
शक्ति को जितना नकारा जाएगा उतना वह अपना रास्ता दिखाती है। रमेश और राहुल दोनों इस रहस्यमय ज्ञान को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जो उन्हें अपने भीतर की अज्ञात शक्तियों से परिचित कराएगी। अब तुम्हारी अगली परीक्षा शुरू होगी, तंत्रज्ञ ने कहा, और एक पुराने संदूक से एक तंत्र मंत्र की छोटी सी तख्ती निकाली। इस तख्ती पर लिखा मंत्र तुम्हारी अगली परीक्षा का हिस्सा है। इसे ध्यान से पढ़ना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक तुम्हारे भीतर की शक्ति पूरी तरह से जागृत न हो जाए। रमेश ने तख्ती को हाथ में लिया। जैसे ही उसने उस पर लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक अजीब सी स्थिति बन गई। उसके चारों ओर अचानक हवा का झोंका आया और कमरे का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। मंत्र का प्रभाव तेजी से महसूस हो रहा था। उसने पूरी तख्ती का मंत्र पढ़ लिया और उसी समय एक और अजीब सी शक्ति ने उसे घेर लिया। यह शक्ति कोई सामान्य नहीं थी। रमेश को लगा कि जैसे उसके भीतर कुछ और जागृत हो रहा है। उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। तंत्रज्ञ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी अगली परीक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति की एक झलक थी। अब तुम्हें इसे पूरी तरह से समझना और नियंत्रित करना होगा। रमेश ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि उसका रास्ता अब और भी कठिन होने वाला था, लेकिन वह पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी शक्ति को महसूस किया और समझा कि अब उसे अपनी आत्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा संघर्ष करना होगा। उसे अपनी पहचान और उद्देश्य को पूरी तरह से समझना था। रमेश अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और मानसिक रूप से तैयार महसूस कर रहा था। तंत्रज्ञ की दी हुई तख्ती ने उसे एक नई दिशा दिखा दी थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे अपनी शक्तियों को पूरी तरह से समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। तंत्रज्ञ ने जो कहा था वह अब उसे पूरी तरह से समझ में आ रहा था। शक्ति को नियंत्रित करना केवल बाहरी अभ्यास नहीं है, यह एक आंतरिक संघर्ष है जो तुम्हारे भीतर की अंधेरी ताकतों को उजागर करेगा। तंत्रज्ञ के शब्द अब उसकी चेतना में गूंज रहे थे। तुम्हें अपनी परीक्षा का सामना करना होगा। यह एक ऐसी परीक्षा होगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन को चुनौती देगी। वह जानता था कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति का सामना करना होगा, और यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक संकेत था। वह अपनी यात्रा में पहले ही कई बार अजनबी शक्तियों का सामना कर चुका था, लेकिन अब वह उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसे सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक पूरी यात्रा के हिस्से के रूप में विचार करना था। उसने एक गहरी सांस ली और तंत्रज्ञ की बातों को समझते हुए अपने अगले कदम की योजना बनाई। तंत्रज्ञ ने उसे अगली परीक्षा के लिए तैयार किया। तुम्हें अपनी सबसे गहरी अंधेरी शक्ति का सामना करना होगा, तंत्रज्ञ ने कहा। यह शक्ति तुमसे जुड़ी हुई है, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। रमेश ने अब तक जितनी भी यात्राएं की थीं, उनमें सबसे डरावनी और कठिन चुनौती यही थी। वह जानता था कि यह उसे अपनी वास्तविक पहचान से परिचित कराएगी। जैसे ही उसने तंत्रज्ञ के निर्देशों को सुना, वह उसके पास बैठकर ध्यान लगाने लगा। वह पूरी तरह से शांत हो गया और अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश करने लगा। संगीन सन्नाटे में उसके मन में एक और दृश्य उभरा। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, बल्कि वह खुद को अंधेरे में खोता हुआ महसूस कर रहा था। चारों ओर एक सर्द, भयंकर हवा चल रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी अजीब सी स्थिति में फंस गया था। यह वह अंधेरा था जो अब तक वह खुद से छुपाता आ रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी हुई एक बड़ी, भयानक शक्ति को देखा। वह छाया रूप में थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उस छाया का चेहरा, जो पहले कभी उसे दिखाई नहीं दिया था, अब उसे पूरी तरह से महसूस हो रहा था। यह वह शक्ति थी जिसे रमेश ने अपनी यात्रा के पहले चरण में अनुभव किया था, लेकिन अब वह एक नए रूप में सामने आ रही थी। उस शक्ति की आंखों में एक अनजानी ताकत थी जो रमेश के भीतर का डर जगा रही थी। तुम्हारी शक्ति का समय आ चुका है, वह आवाज आई। तुमने जो यात्रा शुरू की थी वह अब अपने चरम पर है।
अब तुम्हें उस शक्ति से लड़ना होगा जो तुम्हारे भीतर ही है। रमेश ने गहरी सांस ली और उसकी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने की कोशिश की। उसे अब समझ में आ रहा था कि यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी। वह उस शक्ति से लड़ने के लिए तैयार था जो उसे खुद में छुपी हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत किया। वह सामने खड़ी छाया से टकरा गया। जैसे ही दोनों की शक्ति टकराई, एक भयंकर हलचल मच गई। कमरे के चारों ओर घना अंधेरा फैल गया, लेकिन रमेश ने अपनी ताकत को पूरी तरह से महसूस किया। अब वह उस शक्ति से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था जिसे उसने पहले कभी नहीं समझा था। कभी वह डर से कांपता था, लेकिन अब वह उसी डर का सामना कर रहा था। यह डर उसे अब अपने भीतर की अज्ञेय शक्ति से बचने का नहीं बल्कि उसे समझने का संकेत दे रहा था। तुम्हें समझना होगा, यह लड़ाई तुम्हारे भीतर की है। वह आवाज फिर से आई और रमेश ने खुद को पूरी तरह से केंद्रित किया। उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे उस अंधेरे को बाहर खींचने लगा। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक स्तर पर एक गहरी परीक्षा थी। जैसे जैसे वह अंधेरे से जूझता गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति अब और भी मजबूत हो रही थी। उसने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया और छाया को धीरे धीरे खत्म कर दिया। जैसे ही वह पूरी तरह से खत्म हुई, कमरे में एक हल्का सा उजाला फैल गया। रमेश ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ में आ गया था कि असली शक्ति उसे अपनी डर और अंधेरे को समझकर उन्हें नियंत्रित करने में थी। तंत्रज्ञ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुमने अपनी परीक्षा पास की है। अब तुम उस शक्ति से बाहर निकल आए हो जिसे तुम कभी नहीं पहचानते थे। रमेश ने सिर झुकाया और उसने अपनी पूरी यात्रा को महसूस किया। यह यात्रा अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने भीतर एक नई शक्ति को पहचान लिया था। अब वह तैयार था, क्योंकि वह जान चुका था कि यह शक्ति केवल उसकी नहीं बल्कि हर व्यक्ति की है जो अपनी असली पहचान को जानने और समझने के लिए तैयार हो। रमेश अब अपने भीतर की शक्ति से पूरी तरह से जुड़ चुका था। तंत्रज्ञ की दी हुई शिक्षा और उसकी यात्रा ने उसे वह आत्मविश्वास और शक्ति दी थी जिसकी उसे पहले कभी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। अब वह केवल अपनी यात्रा की समाप्ति नहीं देख रहा था, बल्कि उसे समझ में आ गया था कि यह यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत थी। राहुल ने उसकी आंखों में उस आत्मविश्वास को देखा और महसूस किया कि अब रमेश वह आदमी बन चुका था जो पहले कभी नहीं था। तुमने जो किया वह असाधारण था, राहुल ने कहा। यह मेरी यात्रा का एक हिस्सा था, रमेश ने धीरे से कहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं करना चाहिए। यह शक्ति एक जिम्मेदारी भी है। राहुल ने सिर झुकाया। तुम सही कह रहे हो, हमें इसे समाज के भले के लिए प्रयोग करना चाहिए। रमेश ने फिर से ध्यान लगाते हुए महसूस किया कि अब वह किसी और की मदद कर सकता था जो इस रहस्य के बारे में नहीं जानता था। उसकी शक्ति अब सिर्फ एक व्यक्तिगत ताकत नहीं रही थी, बल्कि एक समुदाय की सुरक्षा का हिस्सा बन चुकी थी। वह जानता था कि इस शक्ति का वास्तविक उद्देश्य दुनिया को उस अंधेरे से बचाना था जो सभी जगह फैला हुआ था। तंत्रज्ञ ने भी रमेश की बातों को समझा। तुमने जो शक्ति हासिल की है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य अब समाज की रक्षा करना और दुनिया को उस अंधेरे से बचाना है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। रमेश ने महसूस किया कि तंत्रज्ञ का यह संदेश अब पूरी तरह से उसके अंदर समाहित हो चुका था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करेगा। वह अब अपनी यात्रा के अगले चरण में था, जिसमें उसे दुनिया को उस अज्ञात अंधेरे से बचाने की जिम्मेदारी उठानी थी। लेकिन उसके सामने एक और चुनौती थी जो और भी भयावह थी। वह और राहुल एक साथ उन स्थानों की ओर बढ़ने लगे जो पिछले कुछ समय से रहस्यमय घटनाओं से घिरे हुए थे। इन घटनाओं के केंद्र में कोई ऐसी शक्ति थी जिसे रमेश अब पूरी तरह से समझ चुका था। यह शक्ति एक बहुत पुरानी बुरी आत्मा थी जो अब अपने पूरे अस्तित्व के साथ दुनिया में लौटने का प्रयास कर रही थी। यह आत्मा एक ऐसी ताकत थी जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता था।
वह दुनिया के उस हिस्से में फिर से अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रही थी और अब उसकी योजना पूरी हो चुकी थी। रमेश और राहुल ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे अब उस जगह तक पहुंचने वाले थे जहां यह बुरी आत्मा सक्रिय थी। रास्ता बहुत कठिन था और उन दोनों को यह समझ में आ चुका था कि यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और पूरी रात का माहौल और भी डरावना हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहा था। यह वही ताकत थी जो बहुत समय से उनकी तरफ बढ़ रही थी। वे अब उस अंधेरे का सामना करने के बिल्कुल करीब थे। रमेश ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से जागृत किया। अब वह जान चुका था कि उसे अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा, क्योंकि यह आत्मा अब किसी भी क्षण हमला कर सकती थी। राहुल भी उसके साथ खड़ा था और दोनों पूरी तरह से तैयार थे। जैसे ही वे उस स्थान तक पहुंचे, अंधेरे में एक और रूप उभरा। यह कोई साधारण रूप नहीं था, यह एक विशाल रूप था जिसमें पूरी दुनिया का अंधेरा समाहित था। उस आत्मा की आंखों में एक खौफनाक गहराई थी जो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींच सकती थी। रमेश ने महसूस किया कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तंत्रज्ञ ने उसे जो कहा था वह अब पूरी तरह से सही साबित हो रहा था। यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर भी होगी। रमेश ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और आत्मा से मुकाबला करना शुरू किया। जैसे ही दोनों की शक्तियां टकराईं, एक भयावह शोर गूंजा और पूरी जगह पर अंधेरा छा गया। रमेश ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और उसे एक दिशा में केंद्रित किया। अब वह सिर्फ उस आत्मा का विरोध नहीं कर रहा था बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को भी नियंत्रित कर रहा था। यह लड़ाई अब उस आंतरिक अंधेरे और डर से थी जिसे उसने अपने भीतर कई बार महसूस किया था। वह जानता था कि इसे हराने का एक ही तरीका था, अपने डर को पहचानकर उसे नियंत्रित करना। उस आत्मा की आंखों में अब भी वही डरावनी चमक थी, लेकिन रमेश ने उसे चुनौती दी। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति अब और भी मजबूत हो चुकी थी। वह आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंत में एक गहरी आंधी चली और वह आत्मा पूरी तरह से विलीन हो गई। रमेश और राहुल दोनों ने राहत की सांस ली। यह एक भयंकर युद्ध था, लेकिन अब उन्हें महसूस हुआ कि वे उस अंधेरे से बाहर निकल आए थे। रमेश ने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया था और अब वह जानता था कि यह शक्ति सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि समाज के भले के लिए थी। रमेश और राहुल दोनों अब उस अंधेरे से बाहर आ चुके थे, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक युद्ध था जो उन्हें उस भयावह शक्ति से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था जिसे वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और वे दोनों जानते थे कि उन्हें अब और भी कठिन रास्तों से गुजरना था। यह न केवल उनकी शक्ति की परीक्षा थी बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और एकता की भी परीक्षा थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि उनका रास्ता अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। ये डर और भय का नहीं बल्कि एक नई चुनौती का सामना करने का वक्त था। जैसे ही वे एक और रहस्यमय स्थान के पास पहुंचे, हवा का तापमान अचानक गिरने लगा। चारों ओर एक सन्नाटा था और उन्हें लगता था कि जैसे कोई छाया उनकी हरकतों पर नजर रख रही हो। रमेश ने महसूस किया कि यह जगह किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में थी। यह जगह एक पुराने किले की तरह दिख रही थी जो अब पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। उन्होंने महसूस किया कि वह स्थान अपने भीतर एक गहरी बुराई छुपाए हुए था। वह और राहुल उस किले के अंदर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय थीं। किले के हर कोने में एक अजीब सी छांव थी और रमेश के मन में एक डर ने घर कर लिया। राहुल ने उसकी ओर देखा और वे दोनों जानते थे कि इस जगह में जो भी बुराई छुपी है वह अब उन्हें खोजने वाली है। किले के अंदर एक रहस्यमय दरवाजा था जो जंग खाकर अब बंद हो चुका था। रमेश ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उस दरवाजे को खोला और जैसे ही वह खोला, अंदर से एक गहरी कटी हुई आवाज सुनाई दी।
वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई आत्मा किसी दीवार से टकरा रही हो। वह डरावनी आवाज सुनकर दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राहुल ने रमेश की ओर देखा और कहा, क्या तुम तैयार हो? रमेश ने गहरी सांस ली और फिर से अपनी शक्ति को महसूस किया। हाँ, हमें आगे बढ़ना होगा, उसने कहा। वे दोनों दरवाजे के अंदर पहुंचे और वहां जो दृश्य उन्हें दिखाई दिया वह खौफनाक था। किले का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अचानक एक लम्हे के लिए किसी चमकदार रोशनी की रेखा उभरी। उस रोशनी के बीच उन्होंने एक भयंकर रूप देखा। वह आत्मा थी जिसे उन्होंने पहले परास्त किया था, लेकिन अब वह और भी शक्तिशाली दिख रही थी। उस आत्मा के चारों ओर गहरी और घनी छाया फैल रही थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। रमेश और राहुल दोनों को एहसास हुआ कि यह वही आत्मा थी जो पहले कमजोर हुई थी, लेकिन अब वह और भी ताकतवर हो चुकी थी। रमेश ने अपनी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करना शुरू किया, लेकिन उसे समझ में आ गया कि इस बार उसे अपनी आंतरिक शक्ति से कहीं ज्यादा कुछ चाहिए था। उसे किसी और चीज की आवश्यकता थी जो उसे इस युद्ध में जीत दिला सके। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी जो उसे बता रही थी कि केवल डर को पहचानकर उसे नियंत्रित किया जा सकता है। वह आत्मा अब सिर्फ एक छाया नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रूप बन चुकी थी जो उसे और राहुल को पूरी तरह से निगलने का प्रयास कर रही थी। राहुल ने रमेश की ओर देखा और कहा, हमें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। यह लड़ाई केवल हमारी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो इस अंधेरे का सामना करता है। रमेश ने उसकी बात मानी और अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत किया। वह जानता था कि इस बार वह अकेला नहीं था, बल्कि राहुल जैसे दोस्त के साथ था जो इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। दोनों ने अपनी शक्ति को जोड़ते हुए उस आत्मा के खिलाफ युद्ध शुरू किया। दोनों की शक्तियां अब एक साथ मिलकर उस आत्मा को घेरने लगीं। किले का हर कोना गूंजने लगा और हवा में एक अजीब सी हलचल हो गई। वह आत्मा अब कमजोर होने लगी थी, लेकिन वह पूरी तरह से हारने के लिए तैयार नहीं थी। उसने एक आखिरी हमला किया और पूरा किला अचानक हिलने लगा। रमेश और राहुल की पूरी शक्ति उस पर हावी हो रही थी, लेकिन वह आत्मा लगातार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। अंत में दोनों की एकजुट ताकत ने उस आत्मा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उस आत्मा का रूप धीरे धीरे विलीन हो गया और किले में एक गहरी शांति आ गई। रमेश और राहुल दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि यह अभी समाप्त नहीं हुआ था। उनके सामने और भी अंधेरे थे जिन्हें उन्हें परास्त करना था। यह एक निरंतर संघर्ष था और वे दोनों इसे जारी रखने के लिए तैयार थे। हमने यह किया, लेकिन अब हमें और भी काम करना है, रमेश ने कहा। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। रमेश और राहुल अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि उनकी यात्रा का अंत नहीं था। उन्होंने जिस अंधेरे शक्ति को परास्त किया था, वह केवल एक छोटी सी झलक थी उस विशाल अंधेरे का जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। किला अब शांत था, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। उन दोनों को महसूस हो रहा था कि यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। राहुल ने रमेश से कहा, हमने इस बार जीत हासिल की, लेकिन यह बहुत बड़ा मामला है। हमें उस अंधेरे के स्रोत तक पहुंचना होगा जो दुनिया को घेर चुका है। रमेश ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो। हम केवल उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां इस अंधेरे की शुरुआत हुई थी। हमें उस स्थान को ढूंढना होगा जो इस शक्ति को जन्म देता है। वे दोनों अब एक नई दिशा में बढ़ने लगे। किले के भीतर एक गहरी गुफा थी जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। रमेश और राहुल दोनों ने महसूस किया कि यह गुफा उस अंधेरे से जुड़ी हुई हो सकती है। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, उन्हें एक डरावनी हलचल महसूस हुई। गुफा की दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति वहां से गुजर रही हो। रमेश ने धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा और राहुल ने उसकी मदद की। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, गुफा का माहौल और भी डरावना होता चला गया। दीवारों पर अजीब सी लकीरें खींची हुई थीं और पूरा वातावरण एक रहस्यमय ऊर्जा से भरा हुआ था। अचानक गुफा के अंदर एक तेज चमक का प्रकाश फूटा
और दोनों के सामने एक और रूप उभरा। यह कोई सामान्य रूप नहीं था, यह वही आत्मा थी जिसे वे पहले हरा चुके थे, लेकिन अब यह और भी शक्तिशाली दिख रही थी। उस आत्मा की आंखों में एक आग जल रही थी और उसके चारों ओर अंधेरे का एक भयंकर चक्र घूम रहा था। वह आत्मा अब अपने पूर्ण रूप में थी और उसकी शक्ति अब उससे कहीं अधिक थी जितना उन्होंने पहले महसूस किया था। तुम दोबारा मेरे सामने आए हो, आत्मा ने डरावनी आवाज में कहा। हम तुम्हें फिर से हराने आए हैं, रमेश ने साहस दिखाते हुए कहा। लेकिन यह हमारी आखिरी लड़ाई होगी। आत्मा ने एक भयावह हंसी मारी और फिर उसके चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया। तुमने मुझसे टकराकर अपनी किस्मत को आजमाया है, आत्मा ने कहा। अब तुम दोनों को इस अंधेरे में खो जाना होगा जो मैं फैलाने जा रही हूं। राहुल और रमेश दोनों एक साथ खड़े हुए और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि यह आत्मा सिर्फ एक प्रेत नहीं, बल्कि उस अंधेरे का प्रतिनिधित्व करती थी जिसे उन्हें पूरी दुनिया से समाप्त करना था। उनका संघर्ष केवल अपनी रक्षा का नहीं था, बल्कि दुनिया को बचाने का था। रमेश ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से केंद्रित किया और राहुल ने उसका साथ दिया। उनके बीच एक अद्भुत तालमेल था, जैसे दोनों एक ही शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हों। उन्होंने आत्मा के चारों ओर अपनी शक्ति को एकत्रित किया और उसे एक जाल में फंसाने की कोशिश की। आत्मा लगातार उनका विरोध कर रही थी, लेकिन अब उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी थी। उसकी आंखों में अब घबराहट थी, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपना अंतिम हमला किया और पूरा गुफा हिलने लगा। दीवारों से एक डरावनी चीत्कार सुनाई दी और गुफा का माहौल और भी भयंकर हो गया। लेकिन रमेश और राहुल की एकजुट शक्ति ने उसे पूरी तरह से परास्त कर दिया। आत्मा अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और गुफा में एक गहरी शांति छा गई। रमेश और राहुल दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि यह अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। उनकी यात्रा एक नई दिशा में जा रही थी, जहां उन्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि यदि वे एकजुट रहें तो किसी भी अंधेरे का सामना कर सकते हैं। हमने यह किया, राहुल ने कहा, लेकिन अब हमें दुनिया को उस अंधेरे से बचाना है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए थे। रमेश ने उसकी ओर देखा और कहा, हमारी यात्रा का असली उद्देश्य अब शुरू होता है। वे दोनों गुफा से बाहर निकलने लगे और उन्हें महसूस हुआ कि उनकी लड़ाई अब और भी महत्वपूर्ण हो चुकी थी। उन्हें न केवल अपने डर को परास्त करना था, बल्कि दुनिया को भी उस अंधेरे से बचाना था जो अब तक उनकी आंखों से ओझल था। रमेश और राहुल अब उस अंधेरे से बाहर निकल चुके थे, लेकिन उनके भीतर एक नया डर और एक नई जिम्मेदारी उभर चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए थी। वे अब अंधेरे के स्रोत तक पहुंचने के लिए तैयार थे, जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे का कारण बन चुका था। जैसे जैसे वे यात्रा पर आगे बढ़े, उन्हें यह महसूस होने लगा कि वे जो लड़ाई लड़ रहे थे वह किसी साधारण लड़ाई से कहीं अधिक थी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो हर इंसान के अस्तित्व को प्रभावित कर रही थी। राहुल ने रमेश से कहा, हमारी अब तक की यात्रा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। हमें उस अंधेरे के स्रोत तक पहुंचना होगा और केवल तभी हम इसे पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। रमेश ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, यह हमारी आखिरी चुनौती है। अगर हम इसे पार कर गए तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बचा सकेंगे। दोनों अब एक नई दिशा में बढ़ने लगे, जहां उन्हें उस अंधेरे के स्रोत का पता चलने वाला था। वे दोनों जानते थे कि यह स्थान और भी खतरनाक था, लेकिन अब उनका हौसला बहुत मजबूत हो चुका था। वे अंधेरे से डरने के बजाय उसे चुनौती देने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका सामना एक पुराने मंदिर से हुआ जो पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। ये मंदिर वह स्थान था जिसे उन्हें ढूंढना था। रमेश और राहुल ने महसूस किया कि यह वही स्थान था जहां से उस अंधेरे शक्ति की शुरुआत हुई थी। मंदिर के अंदर एक गहरी शांति थी, लेकिन यह शांति झूठी थी। हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई न कोई शक्ति उन्हें देख रही है। मंदिर के भीतर अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी,
जैसे कोई पुरानी ताकत फिर से जागृत हो रही हो। रमेश और राहुल मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही चारों ओर गहरी ठंडक महसूस करने लगे। मंदिर का हर कोना धुंध से भरा हुआ था और वहां एक अजीब सी हलचल थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना वेदी दिखाई दिया जिस पर कुछ पुरानी तंत्र मंत्र की लकीरें खींची हुई थीं। वे दोनों समझ गए कि यह वह स्थान था जहां से उस अंधेरे की शक्ति को नियंत्रित किया जा रहा था। रुकते हुए राहुल ने कहा, यह वही जगह है। हमें इसे रोकने के लिए यहां जो भी शक्ति है उसे नष्ट करना होगा। रमेश ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो। अगर हम इस वेदी को रोक नहीं पाते तो अंधेरा हमेशा के लिए फैल जाएगा। वे दोनों एकजुट होकर उस वेदी की ओर बढ़े और पूरी ताकत से अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगे। वे जानते थे कि यदि वे एक साथ नहीं चले तो वे उस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे वे तंत्र मंत्र का उच्चारण करने लगे, उस वेदी से एक अजीब सी रोशनी फूटी और चारों ओर एक भयंकर शोर गूंजने लगा। अचानक मंदिर की दीवारों से एक गहरी चीत्कार सुनाई दी और फिर वेदी से एक प्रचंड शक्ति फूटी। राहुल और रमेश को समझ में आ गया कि यह शक्ति अब उन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेगी। वे दोनों एक साथ अपने तंत्र मंत्र को और जोर से बोलने लगे। वेदी से निकलती हुई शक्ति ने उन दोनों को घेर लिया और उन्हें अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, लेकिन रमेश और राहुल की एकजुट शक्ति ने उस अंधेरे को हराने की ठान रखी थी। जैसे ही उन्होंने अपना मंत्र उच्चारित किया, वेदी से निकल रही शक्ति पूरी तरह से कमजोर होने लगी। वह शक्ति अब चुप हो गई और धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उनकी मेहनत रंग लाई और अंधेरे का स्रोत अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मंदिर में गहरी शांति आ गई और जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि एक भारी बोझ उनके कंधों से उतर चुका था। उनकी यात्रा ने उन्हें इतना कुछ सिखाया था कि वे अब एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देख रहे थे। वे दोनों अब न केवल इस डरावनी शक्ति को खत्म करने में सफल हुए थे, बल्कि उन्होंने यह भी महसूस किया कि यह यात्रा केवल उनके व्यक्तिगत साहस और शक्ति की नहीं थी, बल्कि यह दुनिया के लिए भी थी। हमने यह किया, राहुल ने कहा, लेकिन यह तभी संभव था जब हम एकजुट थे। रमेश ने उसकी ओर देखा और कहा, हमने यह केवल अपनी शक्ति से नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद से किया। यह एक यात्रा थी और अब हम पूरी दुनिया को इस अंधेरे से मुक्त कर चुके हैं। उन दोनों की यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वे जानते थे कि अगर कभी अंधेरा वापस आए तो वे फिर से तैयार होंगे। इस बार उनका विश्वास और भी मजबूत हो चुका था। हमेशा के लिए अंधेरे को हराने के लिए हमें हमेशा एकजुट रहना होगा, रमेश ने कहा। राहुल ने सिर हिलाया। सच में हमारी यात्रा खत्म हुई, लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं और अंधेरे हो सकते हैं। हमें तैयार रहना होगा। और इस तरह रमेश और राहुल ने अपनी यात्रा की समाप्ति की घोषणा की, लेकिन उनके दिलों में यह विश्वास था कि वे हमेशा दुनिया को बचाने के लिए तैयार रहेंगे।